ठीक है। अब यहाँ जो नाड़ी ज्योतिष का रूल है, तो वो रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 उसका कहता है कि जो जोडियक है 360 डिग्री का जोडियक होता है। इस 360 डिग्री जोडियक को हम डिवाइड करते हैं 12 पार्ट में। ठीक है। अब ये हमारे पार्ट हो गए, जो हमने इस पूरे जोडियक को हमने जो है वो डिवाइड किया है। ये हमारा जोडियक हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। अब हमें पूरे चार्ट को, पूरे जोडियक को हमें विद रिस्पेक्ट सन के अकॉर्डिंग ही देखना है, तो इसलिए हमने सन को सेंटर में रखा है। अदरवाइज जोडियक के सेंटर में सन की पोजीशन होती है, लेकिन हम चूंकि अर्थ पे रहते हैं तो इसलिए हमें अर्थ से ही हमें पूरे जोडियक को देखना है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये फर्स्ट नंबर लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो 12th नंबर है, ये वास्तव में हमारे जो 360 डिग्री जोडियक है उसको 12th पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ईच जो पार्ट आएगा वो आएगा 30 डिग्री का। ठीक है। तो ये हमारा ईच जो पार्ट है वो हम चाहे किसी भी पार्ट को लें, ये हमारा 30 डिग्री का ही ये पार्ट आएगा। ठीक है। ये हमारे सारे जो साइन हैं वो 30 डिग्री के हैं और ये साइन हमारे फिक्स हैं, ये कम ज्यादा नहीं होते। अब एक साइन को, अब प्लेनेट कोई मान लीजिए बैठा है, तो यहां पर अगर प्लेनेट है, मान लीजिए हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर की मूवमेंट की अकॉर्डिंग टू सन यहाँ पे एक डिग्री होगी। अब यहाँ पे अगर 19 डिग्री में है तो 19 डिग्री पे है, एग्जैक्ट 19 डिग्री में है, ठीक है, उसकी पोजीशन अलग होगी। और 19 डिग्री 20 मिनट में है तो उसकी पोजीशन अलग होगी। और 19 डिग्री 20 मिनट और 30 अगर आप सेकंड देख लें तो यहां पर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है ये देखने के लिए हमें यहां पर रूल लगाना पड़ता है दूसरा, कि इसमें पहले हम इसके नक्षत्र की बात करेंगे। अब नक्षत्र क्या होते हैं? एक साइन के हमारे ये पार्ट कटते हैं और 2.25 नक्षत्र होते हैं एक साइन में। 4 चरण एक नक्षत्र के होंगे, 4 चरण एक के और 1 चरण एक के होंगे। तो ये हमारे टोटल 9 चरण होते हैं। ठीक है। ये 9 चरण हमारे होते हैं एक नक्षत्र में। लेकिन हम यहां नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं, यहां पर हम नक्षत्र के बाद हम उसके सब लॉर्ड की भी बात करेंगे। अब सब लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सब लॉर्ड के भी यहां पर एक रूल्स हैं। और एक नक्षत्र को हम डिवाइड करते हैं 9 हिस्सों में। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। तो यहां पे पहले 9 चरण क्लियर हो गया ना। अब यहां पे हम एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र बराबर 4 चरण। ठीक है। इस 4 चरण को हम यहां पर नाड़ी ज्योतिष में कंसीडर ना करके हम कहते हैं एक नक्षत्र में कि हम 9 पार्ट करते हैं और इस 9 पार्ट को हम कहते हैं सब लॉर्ड। ठीक है। तो हम नक्षत्र के 9वें हिस्से तक की हम देखते हैं कि वास्तव में जुपिटर की पोजीशन हमारे इस एक नक्षत्र में, एक नक्षत्र के 9वें भाग के कौन से हिस्से में यहां पर जुपिटर की पोजीशन है। अब इसको देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका एक बना बनाया चार्ट है, वो हम आप सभी को
दे देंगे। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप नक्षत्र की पोजीशन को देख सकते हैं, अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं। अदरवाइज मैं आप सभी के सामने जब आप अभी चार्ट शेयर करूंगा तो उसमें आपको नक्षत्र की पोजीशन बनी बनाई मिलती है, सबलॉट की पोजीशन बनी बनाई मिलती है, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप, हम यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मेष राशि की, तो मेष राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? एरीज साइन की बात कर रहे हैं अगर, तो एरीज साइन में 2.25 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका। कृतिका का 1 चरण आएगा, भरणी का 4 चरण आएगा और अश्वनी का 4 चरण आएगा। अब इसके लॉर्ड कौन कौन होते हैं? तो अश्वनी के केतु होते हैं, भरणी के वीनस होते हैं और कृतिका के सन होते हैं। रिजल्ट जो देंगे वो यही 3 प्लैनेट देंगे। हमें इन नक्षत्रों से इन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनके चरण को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सीधे रिजल्ट पे आना है कि हमें रिजल्ट देने वाले ये 3 प्लैनेट हैं और हमें इन प्लैनेट्स को ही देखना है कि ये प्लैनेट की वास्तविक स्थिति क्या है और ये किस प्रकार से हमें परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक? सर प्लीज आंसर, क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है। अगर कुछ समझना हो तो यहां तक मैं फिर समझा दूं, क्योंकि आगे फिर मैं जब चार्ट प्रेजेंट करूंगा तो फिर शायद जो है ये चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बेसिक है ये। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, ये जुपिटर का हाँ, मैं बताया कहाँ था से ना जो रिपोर्ट करूं, कहाँ से नेटवर्क। रिपीट करूं? सर ये जो जुपिटर के बारे में आपने बताया था 90 डिग्री हाँ, जो दिखा रखा है। देखिए अब अगर यहाँ पे हम अगर एक नक्षत्र के हम 9 चरण कर रहे हैं, तो हमने, आप ये ले लीजिए, आप 3 नंबर पे देखिए, यहाँ पर हमने एक नक्षत्र लिया, ये यहाँ पे देखिए 4 चरण आया, यहाँ पे 4 चरण आया और यहाँ पे 1 चरण आया। लेकिन हम यहाँ पे जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है वो इसी रूल पे काम करती है, केवल इसको 4 भाग में डिवाइड करती है और फिर देखती है कि प्लेनेट की पोजीशन कहाँ पे है। हम इसे 9 भाग में डिवाइड कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन प्लेनेट की कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो एकदम बारीक जो सर हम इसे सूक्ष्म 9 स्थिति भाग होती में है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सर प्लेनेट की एग्जैक्ट पोजीशन अगर मिलेगी तभी हम उससे रिजल्ट भी निकालेंगे ना। देखिए मतलब ये था कि ये 9 भाग में डिवाइड करना, इसका बेसिक है कि इसके जुपिटर को 3 भाग में डिवाइड करना है या हर प्लेनेट को? ये सारे प्लेनेट हमारे एक नक्षत्र के 9वें भाग के कौन से अंश में बैठे हैं, हमें वहां तक लेके जाना है। भाई जुपिटर की डिग्री हमें मिल गई, लेकिन जुपिटर को पूरे जो कुंडली जब हम बनाएंगे, जो कुंडली मैंने शेयर की थी, उस कुंडली में हम जुपिटर को कहाँ रखेंगे, उसके बाद उसकी जो रिजल्ट है वो हम कैसे निकालेंगे? प्रिडिक्टिव पार्ट में तो रिजल्ट आता है ना, कैलकुलेशन में जी। जो हमारी गणित का पार्ट होता है उसमें तो हमने जुपिटर को उठा के बिठा दिया, भाई जुपिटर हमारे लियो साइन में आ रहे हैं तो लियो साइन में हमने बिठा दिया। लेकिन हमें अगर रिजल्ट निकालना है, हमें फलित देखना है, तो फलित देखने के लिए, हमें प्रिडिक्शन देने के लिए हमें यह देखना है ना कि जुपिटर हमारे लिए पॉजिटिव है या हमारे लिए निगेटिव है, जुपिटर हमारे लिए कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो ये देखने के लिए आपको जुपिटर की एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है। अब एग्जैक्ट पोजीशन देखने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि एग्जैक्ट पोजीशन इसकी कहां पे और कैसे बनती है। बाकी तो जो चार्ट शेयर करेंगे उसमें तो सभी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन उस चार्ट को रीड करने के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे हम इसे देख सकते हैं और कैसे हम इसे जान सकते हैं। जी ठीक है सर। ठीक है, तो जी। एग्जैक्ट पोजीशन को निकालने के लिए ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 3 प्लैनेट मिलते हैं। और इन 3 प्लैनेट में हमें यही देखना है कि हमें जुपिटर सन के रिजल्ट देंगे, वीनस के रिजल्ट देंगे या फिर केतु के रिजल्ट देंगे। तो पहले आती है बात नक्षत्र की। तो नक्षत्र हमारे, चूंकि अगर ये मान लीजिए कि भरणी में बैठे हैं तो भरणी नक्षत्र में वीनस के रिजल्ट देंगे, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा वीनस को देखना। ठीक है, ये हम पत्रा से भी देख सकते हैं, हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एरिया होता है। ये हमारा 13 डिग्री और 20 मिनट का एरिया होता है। अब अगर सन की पोजीशन 19 डिग्री में है, 19 डिग्री है, तो हम सीधे से उस राशि में जाएंगे और सीधे 19 डिग्री में चले जाएंगे, यानी हमारी अगले जो स्थिति है
जो अगला नक्षत्र है हम वहां पर बात करेंगे उसकी। तो ये हमारा जो है सन का नक्षत्र आ जाएगा कृतिका में है, तो क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर हो गए। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर कुछ समझना हो बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए तो वो आप समझ सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। बहुत आसान तरीके आजकल डेवलप हो गए, मैंने बार बार बोला है। रिसर्च के अनुसार समय को बचाने की कला ये डेवलप की जा रही है। जैसे आज हमारे पास कंप्यूटर है, पहले हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता था, हमें 6 घंटा लगता था एक जन्म कुंडली बनाने में। और आज हमारे पास कंप्यूटर है तो हम सीधे कंप्यूटर में बनाते हैं, और अब तो कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल के ऐप हैं, हम सीधे ऐप में जा करके कुंडली बना लेते हैं और हम वहीं से प्रिडिक्शन भी देख लेते हैं और प्रिडिक्शन कर भी देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 3 रूल्स हमने अभी देखे हैं, और तीनों रूल्स में रूल नंबर 1, हमें 360 डिग्री जोडियक को 12 पार्ट में बराबर बराबर विभाजित करना है। ईच जो हमारे साइन होंगे वो 30 डिग्री के होंगे। दूसरा जो रूल्स है रूल नंबर 2, वो हमारे 360 डिग्री जोडियक को हम 27 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमारे नक्षत्र हमारे निकलते हैं। ईच नक्षत्र, जो प्रत्येक नक्षत्र होते हैं वो 27 नक्षत्र हमारे 13 डिग्री 20 मिनट के हमारे नक्षत्र आते हैं। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। अब एक इसमें अभिजीत नक्षत्र ये इसी 360 डिग्री के ही बीच में आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग अगर आप पराशरी पढ़ते हैं तो वहां पर आप कहेंगे 27 नहीं 28 नक्षत्र होते हैं, तो उसके विषय में मैं नहीं जानता हूं, वहां पर मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं अब आगे हमारा रूल नंबर 3, जिसकी हमने बात की कि हमारा जो प्रत्येक नक्षत्र है हम उसके 9 पार्ट डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक जो 9 पार्ट हैं उसको हम बोलते हैं सब लॉर्ड। और इसी प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड के अनुसार हमें पूरा जो रिजल्ट है वो हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। हम इसी के आगे हम बात करेंगे। अब यहां पर अगर हम छोटा सा और एक एग्जाम्पल लें, तो यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि सॉरी, हमारे जो गोल्डन रूल हैं इसके, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताएं कि कुंडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। कुंडली बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज होती है हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दूसरी चीज होती है हमें टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, और तीसरी चीज होती है हमें प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से और प्लेस ऑफ बर्थ से ये हम किसी भी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अब समय के परिवर्तन के साथ अनेक रिसर्चों के माध्यम से जो कुंडली है उनको बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो इसके गोल्डन रूल हैं, उसके पहले अगर हम रूल की बात करें तो जो 12वां भाव है वो पहले भाव के सिग्निफिकेंस को किल करता है, उसके सिग्निफिकेंस को खत्म करता है। तो जो 12वां घर है वो पहले घर के महत्व को खत्म करता है। और इसी में रूल नंबर 2 की बात करें तो जो दूसरा भाव है वो हमारे पहले भाव के सिग्निफिकेंस को, उसके महत्व को इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। अब इसको मैं एक शेयर करके मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। मैं पहले इसे स्टॉप कर दूं तो ठीक है। अब ये हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस हो गया, और ये हमारा 12th हाउस हो गया, और ये हमारा सेकंड हाउस हो गया। तो अगर हमारा संबंध जो फर्स्ट और सेकंड से होता है
तो ये हमारे जो सिग्निफिकेंस हैं उनको इनहेंस करेगा, ठीक है। और अगर हमारा संबंध फर्स्ट और ट्वेल्थ से होता है तो ये हमारे जो सिग्निफिकेंस हैं उसको किल करेगा। तो ये इसका बेसिक सा रूल है, और इसी रूल के आधार पर हम एक कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे देखते हैं ये हम बहुत आसान तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पे आप अगर कोई बड़ा इवेंट आपने जैसे बताया मैरिज और प्रोफेशन, करियर, जॉब, तो इसी को हम ले लेते हैं, पहले मैरिज का हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉरी मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए हमारे पास जो रूल्स होते हैं, इसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो हमारे सेकंड हाउस हमारे धन कुटुंब वाणी का होता है, सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस का होता है, इलेवेंथ हाउस हमारे गेन का होता है। तो हमारे 2, 7, 11 ये हमारे मैरिज का पॉजिटिव हाउस हो गए। अब यहीं पर अगर हम इस रूल्स की बात करें, रूल नंबर, मैं रूल लिख दूं क्या यहाँ पे, अगर लिखने की जरूरत हो तो? अगर रूल लिखने की जरूरत हो तो लिख दूं, अदरवाइज मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि जो फर्स्ट हाउस है जब वो सेकंड हाउस से मिलेगा, सेकंड हाउस से, तो ये हमारे सिग्निफिकेंस को इनहेंस करेगा। और जब फर्स्ट हाउस है वो हमारे ट्वेल्थ हाउस से मिलेगा तो ये हमारे सिग्निफिकेंस को, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस को किल करेगा। तो इसी तरीके से आपको पूरी कुंडली देखना है। अगर हम सेवेंथ हाउस की यहां पर बात कर रहे हैं तो सेवेंथ का ट्वेल्थ क्या होगा? अरुण जी बताएं, सेवेंथ का ट्वेल्थ क्या होगा? अनम्यूट कर ले, हाँ बताएं। सेवेंथ का ट्वेल्थ क्या होगा हाउस में? मैं हाउस लिख देता हूं। 6 हाउस होगा। जी बिल्कुल, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारा 6th हाउस होगा सेवेंथ का। और सेकंड का ट्वेल्थ क्या होगा? फर्स्ट हाउस होगा। इलेवेंथ का 10th हाउस होगा। हमने रूल नंबर 1 को यहां अप्लाई किया, ठीक है। और इसी को अगर हम अपोजिट कर लें तो यहां पर हमारा रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें पॉजिटिव में देखना